डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट्स के साथ एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कराया था। उस लेक्चर को भी देख लें। आज के लेक्चर में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। ओके, अब हम लोग आज की क्लास देखी जाए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम डिटर्मिनेंट्स को मोस्टली वैल्यूएट करते हैं। ओके, वैल्यूएशन के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चंस जो भी प्रूव करने होंगे वैल्यू से ही प्रूफ होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर ज़ीरो। यदि किसी रो में या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ओके, कैसे? एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कॉलम में ही रख दें 0 0 0 A B C D E F, ये डिटर्मिनेंट है। ओके, तो इसकी वैल्यू ऑफकोर्स ज़ीरो होगी क्योंकि इसके सिंगल कॉलम, देखिए कॉलम में क्या है? ऑल जीरो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर जीरो, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। ओके, यार रो में हो 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू जीरो होगी क्योंकि इसके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर जीरो, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ और कॉलम आर ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए। The value of a determinant is not changed when rows are changed into corresponding columns. Means if we कह लीजिए change all the rows into columns, अगर हम सभी रोज को कॉलम्स बना दें या सभी कॉलम्स को कहिए, इन अदर वर्ड्स रोज फॉर्म कर दें, रोज में पुट कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डजंट चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देखिए A B C D E F G H I, ये डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है। अगर हम इसके जो रोज में हैं एलिमेंट्स, राइट, इनको हम कॉलम में पुट कर दें A B C D E F G H I, तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज और चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम, ये रोज और चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में अगर पुट कर दें, मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम में पुट कर दें और थर्ड रो के एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में पुट कर दें, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब थर्ड प्रॉपर्टी देखी जाए। ओके, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed. Means अगर दो रो को हम आपस में बदल दें या कॉलम को, दो कॉलम्स को आपस में चेंज कर दें, तो वैल्यू तो सेम आएगी बट माइनस के साथ, मतलब साइन चेंज होएगा। प्लस की वैल्यू माइनस में बदल जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस में बदल जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। राइट, ये कहा हुआ है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और इंटरचेंज, आपस में बदल दें, या तो दो रोज को आपस में या दो कॉलम्स को, ध्यान रखिएगा, रोज को कॉलम से नहीं, रोज को रोज से बदलें या कॉलम्स को कॉलम से, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से बदल दें, दो रोज को केवल बदलें, टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और इंटरचेंज, ये कहा गया है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने यहाँ एलिमेंट्स रखा A B C D E F G H I, ये हमने एलिमेंट्स ले लिया डिटर्मिनेंट का, और अगर हम इसे फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में चेंज कर लें या फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर दें या सेकंड और थर्ड रो को आपस में चेंज कर दें, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। किसको चेंज कर रहे हैं? A B C सेकेंड रो में कर दिया और D E F फर्स्ट रो में कर दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड रो को हमने चेंज कर दिया, और G H I टू रोज आर इंटरचेंज्ड, इट मीन्स यहाँ हमने माइनस पुट कर दिया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर कॉलम्स को भी, यही दो कॉलम्स को आपस में बदल दें,
अगर हम फर्स्ट सेकंड कॉलम या सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड को इंटरचेंज कर दें, आपस में बदल दें, तो भी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके, साइन जो उसका होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 व्हेन एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। यदि दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों तो उसकी वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। कौन से कॉलम्स? फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, राइट। इसी तरह दो रोज अगर आइडेंटिकल हों तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, ध्यान रखना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, if each element of a row or column is multiplied by a constant k and then value of the row new determinant will be k times the value of original determinant, right। क्या कहा गया? किसी रो में या किसी कॉलम में यदि हम k का मल्टीप्लाई करें, किसी रो या किसी कॉलम में k का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी, जो न्यू वैल्यू आएगी, जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा, उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का k टाइम्स होगा। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू का k टाइम्स होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले कि डिटर्मिनेंट हम नंबर में लिख के दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट। ये डिटर्मिनेंट है। हमने इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई हर जगह कर दिया। यहाँ भी केवल रो या कॉलम में 2 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 4 और यहाँ 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक सिंगल रो में, किसी रो में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो पहले की डिटर्मिनेंट की वैल्यू का 2 टाइम्स, यानी जो नई डिटर्मिनेंट है ये जो वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल जो पहले की डिटर्मिनेंट थी उसकी 2 टाइम्स आएगी। यही कहा गया है, राइट, कि किसी रो या किसी कॉलम में हम k का मल्टीप्लाई करें तो जो न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो ओरिजिनल यानी पुरानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू की k टाइम्स होगी। ओके, इसका क्या फ़ायदा हम लोग उठाएंगे? अगर कॉमन लेना, जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, तो जो कॉमन लेते थे हम लोग मैट्रिक्स में वो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से, किसी सिंगल रो में अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसे हम बाहर कॉमन कर सकते हैं, राइट। या सिंगल कॉलम में किसी कॉलम या किसी रो में कोई एलिमेंट यदि कॉमन मिल रहा है तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। हर एक एलिमेंट से नहीं होता है, या तो रो से होता है, एक सिंगल रो से या सिंगल कॉलम से कॉमन होता है तो उसे बाहर कर लिया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है, राइट। ये है इसमें इसी का दूसरा वे, अदर वर्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए, इफ़ ईच एलिमेंट्स, या रुकिए पहले हम फिफ्थ का एक और एग्जाम्पल दें। सपोज करिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ है ए बी, यहाँ है ए सी, यहाँ है ए डी, और यहाँ 1 2 3 4 5 6। देखिए जो फर्स्ट रो है उसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो हम बाहर कर सकते हैं ए इंटू बी सी डी, और 1 2 3 और यहाँ 4 5 6। अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी प्रॉपर्टी का अदर वे जो हम लोग यूज करते हैं वही सेम थिंग, राइट। तो ये प्रॉपर्टी थी फिफ्थ। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखी जाए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट k एंड देन एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम। अगर रो लेंगे तो रो के साथ, या कॉलम लेंगे तो कॉलम के साथ। और लिखा तो इसका मतलब कभी एक रो का कॉलम से नहीं और कॉलम का रो से नहीं, राइट। यदि हम किसी रो में किसी k से मल्टीप्लाई करें और किसी अदर रो में ऐड कर दें, राइट, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होगी। ओके, यही बात कॉलम के लिए, कि किसी सिंगल कॉलम में हम k का मल्टीप्लाई करें और अदर कॉलम के साथ अगर ऐड कर दें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? ये कहा गया इस प्रॉपर्टी में। ओके, जैसे हम लोग इसी का तो ज़्यादातर मोस्टली ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। क्यों? हम लोग लिख देते हैं R1, सब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो रूल ऐड के लिए होता है वही सब्ट्रैक्शन के लिए R1 के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ R1 + 2R2, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया, किससे ऐड कर दिया गया? R1 से, तो भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी यूज होगी। या प्लस जहाँ किया वहाँ क्या कर सकते हैं? माइनस भी कर सकते हैं। या लिख दिया R1 = R1 + R2 + R3, तीनों ऐड कर दें तो भी वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी
यूज होती है बहुत। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल एक्स, राइट, कोई डिटर्मिनेंट है वेरिएबल एक्स में और उस एक्स की जगह हम ए पुट करें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू वेनिस हो जाए, वेनिस मीन्स जीरो हो जाए। क्या कहा कि x में कोई डिटर्मिनेंट है और x की वैल्यू a पुट करने के बाद इफ द डिटर्मिनेंट बिकम जीरो देन x माइनस ए विल बी ए फैक्टर ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। तो उस डिटर्मिनेंट का x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ओके, ये सेवेंथ प्रॉपर्टी में है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आएंगे वो करने के काम आते हैं जहाँ डिटर्मिनेंट का फैक्टर प्रूव करना होता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी जाए। एट्थ प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, समझिए इसको। If every element of some column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinants, one containing only the first terms in place of each sum and the other only the second terms। ये जो लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा है कि किसी रो या कॉलम में एडिशन के रूप में अगर एलिमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड प्लेस, यानी किसी रो या किसी कॉलम में दो एलिमेंट का सम के रूप में है, तो उसको सम के रूप में यानी दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, इन्होंने क्या कहा है देखिए, हम इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ a1 प्लस b1, राइट, यहाँ a2 प्लस b2, यहाँ a3 प्लस b3, यहाँ c1 c2 c3 d1 d2 d3, राइट। तो इसके फर्स्ट कॉलम में सम के रूप में एलिमेंट्स हैं ये, राइट। तो कहा गया कि इसको सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, एक जो डिटर्मिनेंट बनाइए उसमें a1 a2 a3 यानी फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट्स होंगे, इसमें लिखा था इन फर्स्ट प्लेस फर्स्ट टर्म्स, राइट। और यहाँ c1 c2 c3 c1 c2 c3 यहाँ होगा और यहाँ क्या लिया था d1 d2 d3। एक डिटर्मिनेंट ये हो गया और एक डिटर्मिनेंट सेकेंड प्लेस से बना लीजिए, कौन सा, b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3 यहाँ लिख दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह से यही पॉइंट इसमें कहा गया है, राइट, इस प्रॉपर्टी में। ओके, कोई प्रॉब्लम है, ब्रेक कर सकते हैं। सम के रूप में अगर एलिमेंट्स हैं तो एक जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे a1 a2 a3 के लिए इसके साथ, और एक जो लिखेंगे प्लस में डिटर्मिनेंट वो इस एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में रख के और प्लस के रूप में लिख देंगे, राइट। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। देयर आर 8 प्रॉपर्टीज़ और इन्हीं का यूज करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे और जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस इस चैप्टर में पूरी हो जाएंगी तो हम प्रयास करेंगे कि लगभग पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं है कह लीजिए, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे कराएंगे, ओके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। इस चैनल से आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, बस आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, ओके। इधर उधर भटकेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये बेस्ट वे है, ओके। इतना वर्क इतने समय में नहीं हो सकता है क्योंकि बेस्ट तरीका है ये, ओके। बोर्ड टीचिंग पे भी इतना वर्क नहीं हो पाएगा इतने समय में, जितना कम समय में इसमें ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा सा गौर देंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ओके। इट्स माय चैलेंज, ओके। बाकी भ्रम पाले हुए हैं तो कहीं कोई इसका इलाज नहीं है। केवल मैथ में कंसंट्रेशन चाहिए और डिवोशन चाहिए, बस उससे सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखें, सो ईजी, ओके। देखिए क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता है, शर्त यही है कि आप उस चीज़ को जानें और प्रयास करें जानने का। भ्रम लेके पालें, जहाँ दिमाग में रहेगा ये कठिन वो कठिन, ये समझ में नहीं आया वो समझ में नहीं आया, वहाँ प्रॉब्लम्स निश्चित हैं, ओके। बिल्कुल एक इजी सब्जेक्ट से इंग्लिश हुआ, हिस्ट्री हुई, सिविक्स ज्योग्राफी की तरह इसे हिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहिए मैथ को, उसी तरह से मूड रखना चाहिए अपना पढ़ते समय, एक स्टोरी की तरह कि हम स्टोरी कर रहे हैं, ओके। जहाँ मैथ का बोझ समझेंगे तो वहाँ मैथ तो भारी लगेगी, इसलिए बोझ नहीं समझना है इसे। चलिए देखते हैं, बाकी लेट अस सी। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट से 5 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, उन्होंने कहा है कि विदाउट एक्सपेंशन, मतलब कहीं भी एक्सपेंशन यूज नहीं करना है। 1 to 5 बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली,
ओके ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द क्वेश्चन नंबर 1 to 5। रिजल्ट्स को प्रूव करने हैं विदाउट एक्सपेंशन, ओके बाय विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। अभी पीछे प्रॉपर्टी किया था कि यदि दो कॉलम्स हम आइडेंटिकल मिल जाए हमें तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आप देख रहे हैं कि C1 प्लस C2 कर लें, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दें तो जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वो थर्ड कॉलम के आइडेंटिकल हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। यही किया गया, देखिए C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर दिया गया, यानी C1 और C2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। C1 प्लस C2 मतलब क्या हुआ, x को a से ऐड कर देंगे, y को b से ऐड कर देंगे, z को c से। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स बिकम्स आइडेंटिकल एंड सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इट बिकम्स 0। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ओके तो क्वेश्चंस में जब प्रैक्टिस देंगे तो अपने आप गेस क्रिएट होते हैं, नया से नया क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट शुड बी नीडेड प्रैक्टिस। तो आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट साइड में ही क्वेश्चंस को देखने पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं इन सबका सम 0 होगा। इसका मतलब C1 प्लेस के लिए या C2 के लिए या C3 के लिए किसी प्लेस के लिए कर सकते हैं, बट मोस्टली C1 किया जाता है, लेकिन C2 C3 किसी भी प्लेस के लिए, इवन R1 से भी कर सकते हैं। अगर रो वाइज चलिए तो भी सम 0 होगा। तो यहाँ तो कई प्रोसेस खुले हुए हैं, राइट, किसी भी प्लेस के लिए। तो मोस्टली हमने क्या किया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। आप C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं, राइट। C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 प्लस C3 कर सकते हैं, राइट। जो यहाँ एलिमेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए। चलिए C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी इसमें कर सकते थे, ये भी प्रोसेस इसमें कर सकते थे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कॉलम के इस जगह पे सारे एलिमेंट यहाँ 0 आ जाते हैं। यहाँ क्या किया है मैंने, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम रोज़ के फर्स्ट रोज, सेकंड रोज और थर्ड रोज के एलिमेंट्स यहाँ R1 के प्लेस पे लिखें तो देखिए क्या आ रहा है, 0, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये R2 का एलिमेंट हो गया, ये R3 का हो गया, R1 का। और किस प्लेस पे लिखना है, R1 के लिए। तो 0 0 आ रहे हैं, और जैसे ही एक रो के एलिमेंट 0 मिले, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स विल बी 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए एक आप देख रहे हैं कि अगर हम 65 में से 2 माइनस कर दें, क्या मिलेगा, 63, जो कि 7 की 9 टाइम्स है। 75 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो आएगा 72, जो कि 8 का 9 टाइम्स है। और 86 में 5 माइनस कर देंगे तो 81 आएगा, जो कि 9 का 9 टाइम्स है। इसका मतलब क्या होगा कि पहले C3 के लिए C3 माइनस C1 करेंगे, राइट, जिससे यहाँ 63, यहाँ 72, यहाँ 81 आ जाए। एग्जैक्टली वही किया। अब क्या करें, इस प्लेस के लिए C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 9 टाइम्स, इसके 9 टाइम्स माइनस कर दीजिए, यानी 63 में इसका 9 टाइम्स, 72 में इसका 9 टाइम्स, 81 में इसका 9 टाइम्स। ये कॉलम क्या बन गई, 0 बन गई। और जैसे ही ये कॉलम 0 मिला, प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि किसी रो या कॉलम में ऑल एलिमेंट्स आर 0, इफ एनी रो और कॉलम्स ऑल एलिमेंट्स आर 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ये 0 हो गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन में देख रहे हैं कोई दम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए अगर हम BC को ले आके इसके साथ ऐड कर दें, किसके साथ, ध्यान दीजिए, अगर हम इस BC को इसके साथ ऐड कर दें तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। इस CA को इसके साथ ऐड कर दें तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। और इस AB को भी इसके साथ ले आके ऐड करें तो AB प्लस BC प्लस CA, यानी कॉमन सेम एलिमेंट आने लगेगा, राइट। और उसको कॉमन कर दें तो 1 1 1 मिल जाएगा, और इधर 1 1 है ही है, दो आइडेंटिकल कॉलम्स मिल गई। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यही काम करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2, यानी C3 के एलिमेंट्स के साथ C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पे आप देख रहे हैं वही जो मैंने बोला था, AB प्लस BC प्लस C हर एक एलिमेंट हो जाएगा। तो कॉमन होके बाहर आ गया। तो कॉमन जैसे ही करेंगे तो इस जगह, और बताया था कि किसी कॉलम या किसी रो से कॉमन ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी थी। तो बाहर कर लीजिए तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ गया, और इस तरह से वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी टेक्निक चलनी होगी। टेक्निक क्या चलनी होगी, सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक तो यहाँ 2 टाइम्स है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसे इनको R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इन तीनों को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C आएगा, राइट।
इन तीनों को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर आएगा, इन तीनों को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। इसका मतलब 2 हो जाएगा इस रो से कॉमन। 2 जैसे ही कॉमन होगा तो उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ का माइनस बी आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस जेड वाई आ जाएगा। और इनमें से अगर R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस सी, यहाँ माइनस आर और यहाँ माइनस जेड आ जाएगा, राइट। माइनस को तो बाद में कॉमन लेंगे और चूंकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी होगा तो जब इनको ऐड करेंगे माइनस बी माइनस सी को तो इस जगह ए आ जाएगा। वही हाल यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे। इजी है ये भी, थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ गया है बस। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या हुआ, तीनों एलिमेंट्स को लिख के R1 के प्लेस पे लिखना है। R1 इज इक्वल टू है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर दें तो आप देखिए ट्वाइस में आ गया एलिमेंट्स, राइट। 2 को बाहर कर लिया, कॉमन कर लिया। अब इस एलिमेंट्स में पहले तो अगर देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो ए तो आ जाएगा, लेकिन इधर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए पहले सी प्लस ए में से इसको माइनस करेंगे तो आप इस प्लेस पे माइनस बी आएगा। सिमिलरली उसी तरह माइनस करेंगे तो इसका मतलब R2 की जगह R2 माइनस R1, राइट। यानी R2 के एलिमेंट से R1 के एलिमेंट्स को माइनस किए करने पे यहाँ माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई आ जाएगा। और जैसे ही R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 करेंगे, इसमें से इसको जरा माइनस करके देखिए, माइनस सी आएगा, माइनस आर आएगा, माइनस जेड आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करने पे। ओके, तो ये जैसे ही मैट्रिक्स आई, ये डिटर्मिनेंट आई, उसके बाद देखिए जैसे ये वैल्यूज़ आ गई तो इसके साथ अगर इन दोनों को ऐड कर दें, फिर से R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, तो इन दोनों को इससे ऐड करेंगे तो ए फ्री हो गया, यहाँ इसके साथ ऐड करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पी फ्री हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे इसके साथ तो एक्स फ्री हो गया, राइट। देखें तो प्रूफ के सिमिलर हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। सिर्फ क्या करना है, सेकंड रो से माइनस कॉमन लीजिए, थर्ड रो से माइनस कॉमन लीजिए, तो 2 माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे माइनस कॉमन लेने के बाद, दोनों रो से R2 से भी माइनस कॉमन लिया और R3 से भी माइनस कॉमन लिया, तो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे, माइनस माइनस उधर प्लस हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अब जो आगे के 6 to 14 क्वेश्चंस हैं उनमें भी बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट्स। उसमें ये मना नहीं किया है कि आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, आप लास्ट में एक्सपेंशन भी, तो 6 to 14 में एक्सपेंशन के द्वारा प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। एक चीज़ और, एक्सपेंशन बहुत रेयर ही डायरेक्ट एक्सपेंशन किए जाते हैं, कम से कम 2-3 प्रोसेस करने के बाद, और एक्सपेंशन में समय ख़राब होता है प्रूफ के क्वेश्चंस में, और जल्दी प्रूफ भी नहीं सेटअप हो पाता है। इसलिए ध्यान देते हुए क्वेश्चंस में पहले डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके, और ज़्यादातर मैंने बताया था 6 प्रॉपर्टी यूज़ ज़्यादा होती है। ओके, कि किसी रो में किसी अदर रो का k टाइम्स माइनस कर देते हैं, या +2 टाइम्स, या सीधे सीधे माइनस कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होती है। ओके, तो देखा जाए अगला 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, क्योंकि ये ईजिली 0, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना नहीं है, थोड़ा टेक्निक से चला जाएगा। पहले क्या किया गया, बड़ा अच्छा ट्रिक से ये सॉल्व किया है। देखिए पहले क्या करिए, ये इसको पुट कर लीजिए x, LHS से या RHS से नहीं होगा ये, पहले इसको x पुट कर लीजिए, मान लिया इट इज़ x। अब क्या करिए, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन लीजिए, सेकंड रो से भी माइनस कॉमन, और थर्ड रो से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो -1 क्यूब होके बाहर निकलेगा, जो कि यहाँ माइनस हो गया, राइट। अब जैसे ही माइनस कॉमन लिया, उसके बाद जितनी रोज है उसको कॉलम में लाइए। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज को अगर हम कॉलम में ला दें तो फिर से वही x मिल जाएगा, राइट। तो जैसे ही हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया, और जानते हैं कि व्हेन ऑल द रोज आर रिटन इन द कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, नहीं चेंज होगा। तो जब चेंज नहीं होगा, इज़ नॉट चेंज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने रोज को कॉलम्स में लिख दिया, हमें वही x मिल गया। देखिए तो -x को इधर ट्रांसपोज करिए, 2x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इसकी वैल्यू थी, इट विल बी 0। इस तरह से ये प्रूफ हो गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। हम वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमें लगता है बड़ी वीडियो होने पे आप लोग परेशान होने लगते हैं, तो इस वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चंस रखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर ये भी ध्यान रखते हैं कि 25 से 30 मिनट का ही वीडियो रहे। इससे बड़ी वीडियो में स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं,
तो हमने इसीलिए 8 क्वेश्चंस रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन। इसमें कोई प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स 0 हैं। तो आप जानते हैं एक्सपेंशन में अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दें, एक्सपेंसिंग द डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम्स, एक्सपेंड करते हैं अगर फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो इन दोनों से तो 0 बन जाएगा केवल 1 के विद रिस्पेक्ट। तो 1 की रो और कॉलम अगर हम लीव कर दें, छोड़ दें, तो आप देख सकते हैं 1 के विद रिस्पेक्ट, ये तो मैंने LHS लिया है। तो अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा, राइट। देख लीजिए यहाँ cos 3 पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई और cos 2 पाई। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसके एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस ये, देख लीजिए, और ये फॉर्मूला बन गया cos A cos B माइनस sin A sin B का, जो कि cos A प्लस B होता है। 3 पाई और 2 पाई ऐड हो जाएंगे और जो कि π/2 आ जाएगा, 5π/2 मतलब π/2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में नथिंग टू डू फॉर कह लीजिए रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना इसमें। ओके, अब आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि 8वें क्वेश्चन तक ही मैंने इसमें रखा है। 8वें के कुछ पार्ट्स अगले वीडियो में, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे ये भी 8वीं के सारी पार्ट लगभग इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या प्रूफ करना है। ये डिटर्मिनेंट दिया है जिसके रोज़ के एलिमेंट्स हैं 1 1 1 A B C और A क्यूब B क्यूब C क्यूब। एक क्वेश्चन और इस तरह का बनता है, हो सकता है आपके बुक में एग्जाम्पल वगैरह दिया है, 1 1 1 A B C और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, राइट। तो ये A क्यूब B क्यूब C क्यूब है लास्ट रो में। ओके, तो इसको देखा जाए। हाँ देखिए, इसमें इसके एलिमेंट्स क्या दिए हैं, 1 1 1। ओके, तो इस जगह पे और इस जगह पे कहीं भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि सभी एलिमेंट्स 1 1 हो तो 2 प्लेस पे, 2 प्लेसों पे 0 बना लीजिए। कैसे बनेगा, इसमें से अगर हम इसको इस एलिमेंट्स में से इसको माइनस कर दें, मतलब C2 माइनस C1, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। C1 को फिक्स रखते हैं, एक रो या कॉलम कभी भी करिए तो इसको फिक्स करते हैं, जैसे इसमें C1 फिक्स है। ओके, तो जैसे ही माइनस किया, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि 2 0 अगर मिल गए तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे 1 से ही केवल एक्सपेंशन होगा, राइट। तो 1 इंटू यहाँ इसकी रो कॉलम जैसे ही हम लेफ्ट करेंगे हमें ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ओके, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं B माइनस A, C माइनस A, B क्यूब माइनस A क्यूब और C क्यूब माइनस A क्यूब। ओके, एक्सपेंड किया किसके अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग। अब यहाँ पे A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, जो कि यहाँ लगा दिया गया है। ओके, और इसका हो जाएगा B माइनस A इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और इसका हो जाएगा C माइनस A पहला फैक्टर और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C दूसरा फैक्टर। आप देख सकते हैं कि इस कॉलम से B माइनस A कॉमन है और इस कॉलम से C माइनस A कॉमन है, कॉमन ले लिया। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो दिस एलिमेंट्स क्या प्रोडक्ट माइनस ये एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ओके, देखिए माइनस कर दिया गया ये एलिमेंट माइनस इसका। अब C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का ये फैक्टर हो गया, रिमेनिंग जो 2 एलिमेंट्स हैं उसमें A कॉमन ले लिया, इन दोनों से C माइनस B कॉमन ले लिया, तो जो कॉमन के बाद बचेगा वो A प्लस B प्लस C, अरे B प्लस C यहाँ से A यहाँ से। ओके, अब C माइनस B से माइनस कॉमन लिए तो B माइनस C हो जाएगा, और B माइनस A से कॉमन लीजिए माइनस, तो माइनस और माइनस यहाँ का माइनस है, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आगे A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C, राइट। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और आज के क्लास में बस इतना ही। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय।